हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? गोल्ड की लास्ट वीक की अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हमने फोरकास्ट की थी उसी तरीके से मार्केट ने मूव किया, लेकिन जरूरी नहीं है। पिछले 3 वीक जो हमने स्टॉप लॉस हिट करवाए हैं उसकी भरपाई हुई है, बस कमाई नहीं हुई। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अभी भी शॉर्ट में बैठे हुए हैं और इस वीक अब हम देखेंगे कि आने वाले वीक में क्या होएगा। यूक्रेन और रशिया की जो वार है वो किस रुख जाएगी और उसके ऊपर हमारी ट्रेडिंग का क्या इम्पैक्ट होगा। और आज एक स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी आपके साथ मुलाकात करवाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। अच्छा जी, अभी हम सबसे पहले वीकली देख ले हैं कि हमारे पास कौन कौन सी बड़ी न्यूज़ हैं। तो यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है, लेकिन वो हम अपने मेहमान से डिस्कस करेंगे। AUD की RBA लो स्पीक एक नज़र आ रही है हमें। इसके अलावा USD की जॉब्स ओपनिंग है, यूरो की, USD की जुमेरात वाले दिन न्यूज़ हैं और फ्राइडे को हमारे पास एक और स्पीक है AUD की। USD की अगेन कोई इतनी खास न्यूज़ नहीं है, लेकिन रात को 8 बजे न्यूज़ है। तो चलिए सबसे पहले अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं और पूछते हैं उनसे कि उनकी क्या ओपिनियन है, और फिर उसके बाद टेक्निकल और फंडामेंटल देखते हैं। अब्बास भाई, वेलकम ऑन आवर शो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ जी, बहुत शुक्रिया राहिल भाई आपने बुलाया। और माशाल्लाह जो लास्ट वीक का आपका एनालिसिस था ये तो बिल्कुल स्पॉट ऑन था। मतलब इससे अच्छे लेवल इन हालात में नहीं हो सकते। सेंटीमेंट को ट्रेड करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये तो जिन लोगों ने ट्रेडिंग शुरू किए हुए 6 महीने भी किए होते हैं ना, तो उन्हें आइडिया होता है कि मार्केट हमेशा ऐसे ही रिएक्ट करती है। जब जब हालात ख़राब होंगे आपको पता है कि गोल्ड के अंदर सेफ हेवन क्लास ने आना है और आपने उसको बाय करना है, और सिमिलरली ऐसा हो रहा है। बट ये ध्यान रखिएगा कि इन लेवल्स पे आप बाय मत कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिर करेक्शन एक्सपेक्टेड हो सकती है, क्योंकि वीकेंड है, ढेर सारी डेवलपमेंट मार्केट में चल रही है। बैक एंड पे जो है ना बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जारी हैं, ताकि जो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस है हम उसको थोड़ा और भी डेप्थ में स्टडी करेंगे। तो कोई एक आध डेवलपमेंट भी जो हो सकती है तो मार्केट को काफ़ी पुल कर सकती है। सो एहतियात करें, और इंशाल्लाह इस सेशन के बाद आपको आइडिया होगा कि आपने नेक्स्ट वीक में कौन कौन से सेटअप लेने हैं। हम फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखेंगे, और राहिल साहब की बदौलत हम टेक्निकल लेवल्स को भी देखेंगे कि किस मार्केट को हमने कहाँ से पिक करना है। जी राहिल भाई। ग्रेट, थैंक यू। अच्छा जी, तो लास्ट वीक हमने कहा था कि हमने गोल्ड को यहाँ पे थी ऑलमोस्ट मार्केट 1945 पे थी, जब हमने कहा कि ये वापस नीचे हम नीचे से पकड़ेंगे इसको। देखें, ये वही बात है जो अब्बास भाई ने बात बोली है कि हम हमेशा देख रहे होते हैं कि यहाँ पे एक मार्केट के अंदर एक रिस्क ऑन है, मार्केट ऊपर भागेगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस पॉइंट से बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम 1945 से ही बाय कर लेते तो हमें इतना प्रॉफिट ना होता और लॉस भी देखने को मिलता, लेकिन जहां से हमने एंट्री लगाई अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गई है। तो सबसे पहले हमारा जो एक रेजिस्टेंस लेवल था वो तो हिट हो गया और हमारा टेक प्रॉफिट के मार्केट बिल्कुल करीब है। अब हमने देखना है कि नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। अब्बास भाई, मुझे ये बताइए कि कौन कौन सी ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ हैं जो आपके मुताबिक मार्केट को इम्पैक्ट डाल सकती हैं। मेरा मेजर क्वेश्चन ये है कि क्या मार्केट आपके मुताबिक अभी फंडामेंटली चल भी रही है या नहीं? जी, अगर आप फंडामेंटल्स या टेक्निकल की बात करें तो हमें अच्छे तरीके से मालूम है कि लास्ट 10 डेज़ या 2 वीक्स के जब से ये रशियन ने इन्वेड किया यूक्रेन को, तो मार्केट अभी किसी भी तरह के कोई टेक्निकल लेवल्स को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही, और उसकी वजह समझ भी आती है। ठीक है, जब वॉर स्टार्ट होने लगी थी तो उससे पहले मार्केट के अंदर परसेप्शंस थी कि शायद ये ना नेटो और US रशियन फोर्सेस के अगेंस्ट में खड़े होंगे यूक्रेन के साथ। तो मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक प्रेशर था, जिस वजह से हमने जितनी भी सेफ हेवन क्लास है उसके अंदर ठीक ठाक किस्म की बाय देखी। लेकिन जब ये वॉर स्टार्ट हो गई तो जो US ने एक बड़ा मुताद किस्म का रवैया अडॉप्ट किया, और सेम नेटो फोर्सेस ने भी किया, वेस्टर्न ब्लॉक ने भी। उससे क्या हुआ कि मार्केट में एक इम्पैक्ट हुआ कि शायद ये शॉर्टर टर्म कोई स्पेशल मिशन टाइप करके तो ये रिवर्स हो जाएंगे। लेकिन अभी डे बाय डे
फोर्सेस वहाँ पर डिप्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, कैजुअलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, डिफरेंट लेवल्स पे बम्बारमेंट भी हो रही है। अभी जो लास्ट वीक में ज़्यादा स्वेयर इंटेंसिटी हुई है वो जो वहाँ पर चेर्नोबिल में उनका एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहाँ से यूरोपियन को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, रशियन ने उसको भी हिट किया है। तो उससे न्यूक्लियर रेडिएशन के भी कुछ खदशात थे, लेकिन समहाउ वहाँ पर जो है वो फायर फाइटर जो भी डिपार्टमेंट था उसने उन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है, तो वो कुछ इतना नहीं हुआ। बिकॉज अगर वो फुली ब्लास्ट हो जाता ना तो ये बहुत बड़ा एक मैसिव किस्म का होना था, और इसका इम्पैक्ट मार्केट पे, क्योंकि जो लास्ट वीक के अंदर ज़्यादा इम्पैक्ट आया है वो इसी वजह से आया है कि ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। बैकएंड ऑयल का भी तो उन्होंने डिपो सारा तबाह कर दिया ना जी। देखें यूक्रेन का एक्चुअल इस वक्त देखें कि जो ऑयल की सप्लाई है यूरो जोन को, तो मैक्सिमम सप्लाई जो है गैस की जो उनकी इंडस्ट्रीज़ को है वो 40% प्लस में है। वो सारी जो यूरोपियन, आपने देखा होगा कि जब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, अगर आप यूरो इंडेक्स को देखें या यूरो के चार्ट्स को देख लें, स्पेशली अगर कमोडिटी ब्लॉक के अगेंस्ट में, यूरो ऑस्ट्रेलियन के अगेंस्ट में, यूरो न्यूजीलैंड और यूरो स्विस, यूरो स्विस 2015 में जब स्विस वालों ने उनका जो पैक्ट था यूरो के साथ एक उसको ब्रेक किया है, तो ये फर्स्ट टाइम पैरिटी पे आ गया है, यानी कि 1 यूरो इज़ इक्वल टू 1 स्विस फ्रैंक 1.000। ये जब लास्ट टाइम हुआ था तो 2015-16 का टाइम था, और अभी फिर यूरो के अंदर इतना प्रेशर आ गया है कि वो चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर हैं। बिकॉज जो यूरोपियन इकोनॉमिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर नर्वी हो चुके हैं। नर्वी क्यों हो चुकी हैं, क्वेश्चन ये बनता है, क्योंकि देखें हम अगर फेडरल रिज़र्व को देख लें तो इन्फ्लेशन को लेके ये लोग परेशान हैं। सेम जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है ये उधर भी चल रहा है यूरो के अंदर। अब इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई। अब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है कि एनर्जी की प्राइसेस को आपने कम लाना है। एनर्जी की प्राइसेस को आप तब कम लाएंगे जब आपके पास सप्लाई होगी। सप्लाई कहाँ से आनी थी, जो यूरो जोन है पर्टिकुलर उसको आनी थी रशिया से, तो वो तो सप्लाई ही ख़त्म हो गई। अब वो सप्लाई नहीं आ रही तो आपके पास फॉर द टाइम बीइंग कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और अगर आपने कोई अल्टरनेटिव बहुत जल्दी डेवलप करना है तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो जब तक ये नहीं होता तो इसका मतलब है कि जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है वो परसिस्टेंट रहेगा, ना सिर्फ परसिस्टेंट बल्कि इसके अंदर हमें और भी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। ठीक है, अब थोड़ी फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर लेते हैं। जो लास्ट वीक के अंदर डाटा था यूएस का डाटा रिलेटिवली बेटर है। अगर आपने उनकी एनएफपी की रिपोर्ट देखी है तो वो ऑल अक्रॉस द बोर्ड, मतलब वेज अर्निंग थोड़ी मिस हुई है लेकिन वो रिपोर्ट बहुत आला थी। मतलब उनके प्रेसिडेंट ने भी इसको एक्नॉलेज किया है। जो उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3.8% पे है, और जो नंबर्स थे वो काफ़ी हौसला अफजा थे। बट ये यूएस की सिचुएशन है, और इस सिचुएशन को देखते हुए हमें लगता यही है कि जो फेडरल रिजर्व है वो जो रेट हाइक करने जा रहा है, पहले तो चांसेस थे कि वो शायद 0.5 बेसिस कर दे, लेकिन अभी वो 25 बेसिस जो है वो रेट इंक्रीज़ करेंगे, जिसका डॉलर इंडेक्स के अंदर हमें स्ट्रेंथ सेफ हेवन प्लस उनकी फंडामेंटल परफॉर्मेंस मिला के तो एक परफॉर्मेंस बनती नज़र आती है। और डॉलर के अंदर एक साइक्लिक मूव ने पहले भी बनना था, चाहे ये मामलात होते या ना होते। लेकिन यहाँ पर जो सबसे नेक्स्ट वीक के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सीपीआई का डाटा देखने वाला होगा। ये है थर्सडे को जो सीपीआई का डाटा है आप देख सकते हैं। ये राहिल भाई अभी कर्सर वहाँ लेके जाएंगे जी। अब आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम जी जुमेरात को आना है। आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम 0.6 आया था और अभी कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है 0.8। मेरी एक रफली कैलकुलेशन है कि ये हो सकता है इनको भी बीट कर जाए। अब ये इनको बीट कर जाता है तो ये भी डॉलर नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि महंगाई तो कंट्रोल नहीं होगी, गैस की प्राइसेस, एनर्जी की प्राइसेस तो शूट कर रही हैं, और ना सिर्फ गैस एनर्जी बल्कि जो वीट है, गंदम, ठीक है, उसकी प्राइसेस भी ऑल रिकॉर्ड हाई पे हैं। क्यों? क्योंकि यूक्रेन और रशिया से ठीक ठाक पोर्शन में ग्रेन्स जो हैं वो यूरोप को, यूके और यूएस को जाते हैं, ठीक है, तो वो सप्लाई भी डिस्टर्ब हो गई है। सो अगर हम ओवरऑल सम अप करना चाहें कि जो मार्केट में सिचुएशन है वो प्योरली इस वक्त इस पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा पिवट कर रही है। इस इवेंट की डेवलपमेंट दो हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं कि इसके अंदर फर्दर इंटेंसिफाइंग सिचुएशन हो जाए। वो सिचुएशन क्या हो सकती है कि अगर कोई नेटो की फोर्सेस आमने सामने आ जाएं, या फिर रशिया जो आपके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जहां पर नेटो की डिप्लॉयमेंट है, रशिया उन्हें भी थ्रेटन करता है, या फिर रशिया उनके ऊपर कोई अटैक लॉन्च कर देता है, तो फिर तो आप समझ लेना कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने वाली है और इंडेक्सेस का बहुत बुरा हाल होगा और गोल्ड को आप
और भी ऊपर, सिल्वर को ऊपर, और क्रूड ऑयल शायद 2014 का जो हाई है $145 का, उस तरफ भी जा सकता है। ये एक वर्स्ट सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि बैक एंड डिप्लोमेसी फुल फ्लेज चल रही है। अब उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, मतलब ये थोड़ा वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को डिस्कस करने वाला इशू बन जाता है कि इस वक्त जो यूक्रेन अपनी डिमांड्स कर रहा है, वो कह रहा है कि जो 2014 में क्रीमिया जो इसका एक पार्ट था जिसको रशिया ने सेपरेट किया था, वो कह रहा है कि रशिया वहाँ से भी बैक कर जाए। अब आप समझ सकते हैं कि जो रशियन एडमिनिस्ट्रेशन है या जो रशियन इस वक्त थिंकिंग टैंक है, वो कभी भी इस चीज़ को बैक ऑफ नहीं करेगा, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, वेस्टर्न और जो यूएस प्रेशर है यूक्रेन के ऊपर कि जी आप अभी थोड़ा होल्ड रखें, क्योंकि फंडिंग वगैरह तो वो यूक्रेन को दे रहे हैं और आर्म्स की सप्लाई भी चल रही है। तो इस सूरत में अगर यूक्रेन इन चीज़ों से बैक ऑफ नहीं करता तो आप रशिया से किसी तरह का भी ना कोई लीनियंट किस्म का व्यू फॉर द टाइमिंग जैसे नज़र आ रहा है, वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो फिर मार्केट जो है वो यही सेंटीमेंट के ऊपर चलेगी। सेंटीमेंट को आप ट्रेड करने के लिए क्या हो सकता है, सेंटीमेंट को ट्रेड करने के लिए जो हमें सिखाया गया है वो यही है कि आप स्विस फ्रैंक, जापानीज़ येन के अगेंस्ट में शॉर्टर देखें, लेकिन अब भी आपको बहुत एहतियात करनी होगी। क्यों? क्योंकि जो पेयर स्विस फ्रैंक के अगेंस्ट में है वो ऑलरेडी न्यू लोस के करीब हैं, ठीक है। तो उनके अंदर एक नेचुरल करेक्शन भी एक्सपेक्टेड है, और कोई थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो वो तो फिर ठीक ठाक किस्म की रिकवरी डेवलप हो सकती है। सो ऐसी सूरत में अगर आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो टाइट किस्म के स्टॉप लॉस के साथ देखें और शॉर्ट ट्रेड करें, मतलब इसको आप स्कैल्प कह सकते हैं, शॉर्ट ट्रेड करें ताकि वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाएं, फिर वेट करें। और ढेर सारे जो अथेंटिकेटेड न्यूज़ चैनल्स हैं, सबके तकरीबन ट्विटर अकाउंट्स होते हैं, उनकी फीड को फॉलो करें। क्यों? क्योंकि जब तक ये सिचुएशन चल रही है ना, किसी तरह का भी कोई एनालिसिस, आइदर वो फंडामेंटल के ऊपर बेस कर रहा हो, आइदर वो टेक्निकल के ऊपर बेस कर रहा हो, वो इसके सामने नहीं टिक पाएगा, बिकॉज इन चीज़ों का फ्लो ही इतना है। एक चीज़। दूसरा, थोड़ा समझने भी की ज़रूरत है कि जब मार्केट में इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं ना, तो लोग पैनिक में होते हैं। अगर वो बाय कर रहे हैं तो वो धड़ाधड़ बाय कर रहे हैं, लेकिन जो ही कोई न्यूज़ हिट होगी, जैसे कि अगर आप ये डॉलर के गोल्ड के चार्ट में देख रहे हैं कि जो लास्ट वीक से जो पहले वाला वीक है कि जब इसने 1970 को 80 को टच किया और फ़ौरन नीचे आया। अब ये फ़ौरन नीचे आने के अंदर सिर्फ एक ही न्यूज़ थी। क्या न्यूज़ थी? कि जी कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई जंग नहीं, कोई कुछ नहीं हो रहा, बस मामला ठीक हो रहे हैं। तो वो फ़ौरन एक ही दिन में $100 की मूव थी कि गोल्ड उठा, 1970-78 को टच किया और वापस 1880-82 पे आके फिर दोबारा 1900 समथिंग पे क्लोज हो गया। लेकिन अभी ऐसी कोई खबर नहीं है, बट ये खबर किसी वक्त भी मार्केट में आ सकती है, और इसको बेटर ट्रेड करने का है कि आप सिस्टम के साथ अटैच हों। जी राहिल भाई। जी अब्बास भाई बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा टेक्निकल को देख लेते हैं। अब्बास भाई जिस चीज़ की जिक्र कर रहे थे वो ये एक कैंडल है, और वो एक कैंडल एक ही दिन में इतनी बड़ी बनी हुई है, एक ही दिन में वो एक न्यूज़ का इम्पैक्ट आया और उसी टाइम मार्केट गिर गई है। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर मार्केट में दोबारा अभी इस तरह का कोई सेंटिमेंट क्रिएट होता है और इस तरह की न्यूज़ आती है, तो अगेन मार्केट का वही बुरा हाल हो सकता है जो पहले हुआ था। अगर ये जा रही है 100 की स्पीड पे, तो ये वापस 1000 की स्पीड पे गिर सकती है। तो टाइट स्टॉप लॉस यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस तरह के अब्बास भाई ने बताया। अच्छा जी अब्बास भाई, मुझे ये बताइएगा कि हमें ये तो नज़र आ गया कि वीट है, गैसेस हैं, पेट्रोल है, वो उनकी सप्लाई जो है वो एक किस्म की तंग हो रही है, ख़राब हो रही है, और आने वाले दिनों में मज़ीद हालात बिगड़ सकते हैं। हमारे ट्रेडर्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि उनको लेट न्यूज़ मिलती है इस तरह की चीज़ों की। काम हो चुका होता है तो उन्हें ये पता चला अच्छा ये न्यूज़ नीचे गिरी है मार्केट, तो उसके पीछे ये वजह थी। हालांकि अगर उनको पहले पता चल जाए तो वो कितनी अच्छी बात हो सकती है। तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है लोगों का वो यही रहता है कि यार हम किस तरीके से किस प्लेटफॉर्म को चूज़ करें तो वो हमें बेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, उनके हवाले से मैं एक फ्री बताता होता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जानना चाहता हूँ कि आप कौन सा सोर्स रिकमेंड करेंगे कि यार इतो वक्त तो पहले या वक्त पे पता चल जाएगी, तुम कैश कर सकते हो मूव। जो वेस्टर्न मीडिया है वो जो सब कुछ बता रहा है कि जी यूक्रेन फोर्सेस ने रशियन को जी बहुत टफ टाइम दिया हुआ है, कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हैं, उनके जो प्लेन्स हैं वो गिराए हैं, और जो रशियन मीडिया है वो उसके कंट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, जो न्यूज़ को वेरीफाई करने का और क्विकली लेने का तरीका है, आप ट्विटर को फॉलो करें, ज़ीरो हेज लिखें। जो वेबसाइट है जो सबसे
टाइमली न्यूज़ जो शेयर कर रही है वो तो फाइनेंशियल जूस है। 0 है जी, जी ये वाला, ठीक है, ये वाला पहले वाला, ये जी ले ली। ये वो जो है वो है एक ट्विटर हैंडल, 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं इसके, तो हमने इसको फॉलो करना है, नंबर 1। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक वेबसाइट है फाइनेंशियल जूस, फाइनेंशियल जी फाइनेंशियल जूस जी, तो हमने फाइनेंशियल जूस को यहाँ पे साइन अप कर लें फ्री में, और इसको आपने देखना है, ये अच्छी है। और जी उसके अलावा फॉरेक्स लाइव, तो फॉरेक्स लाइव अब बस भी मेरा जो होता है ना कंसर्न, वो सबसे बेस्ट होता है, वो ये जो 100% प्योरली फ्री और 100% टू क्विक है, वो है ट्विटर। तो ट्विटर के कोई और हमें बता सकेंगे? देखिए ट्विटर के ऊपर ये है कि आप जो अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनल्स हैं, जिस तरह के फॉरेक्स जूस को भी कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। उसके अलावा रूटर्स है, CNBC है, फिर BBC न्यूज़ वाले हैं, ठीक है, इनको आप कर लें। और CNN वगैरह को भी आप रख सकते हैं, उनको भी फॉलो कर सकते हैं। अब ये है कि देखें अभी फेक न्यूज़ भी मार्केट में हो सकती हैं, ठीक है। उसमें ये है कि एक न्यूज़ को ना आपने डिफरेंट उनके ट्विटर हैंडल्स के ऊपर या उनकी वेबसाइट पे जाके वेरीफाई कर लेना है, और ये विद इन अ मिनट या 1 या 2 मिनट से ना आप न्यूज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल जूस है ना, इसके ऊपर मल्टीपल किस्म की जो वेबसाइट्स हैं वो मिली हुई हैं, वो इकट्ठी बता रही होती हैं, तो इससे आपको जो है ना वो न्यूज़ वेरीफाई हो सकती है, ठीक हो गया। उसके बाद इस वीक के अंदर जो एक और पर्टिकुलर इवेंट है, अगर फॉरेक्स फैक्ट्री को आप सामने लेके आएंगे जी, थर्सडे को यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मीटिंग है। यूरो की जो इस वक्त हालत हुई है ना, ये मॉनेटरी पॉलिसी, जी उनकी मॉनेटरी पॉलिसी इंतहाई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे तो है यूरो की 3 बड़ी न्यूज़ हैं जी, 5.45 पे जी रेट की है, मॉनेटरी पॉलिसी की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये वाली जी, ठीक हो गया, शाम 6:30 6:30 बजे। और इसको आप लाइव ड्यूरिंग द इवेंट मत ट्रेड करें, हरगिज़ नहीं। उसकी वजह यह है कि देखें और डिफरेंट तरह के ना वहाँ पर मीडिया पर्सन बैठे होते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं ना, तो उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। इसके इम्पैक्ट को ट्रेड करें, 4 घंटे का गैप दें, उसके बाद इसके इम्पैक्ट को ट्रेड करें। इस मीटिंग की सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो इस वक्त यूरो का हाल हो चुका है ना, इस वक्त यूरो बैडली इस मीटिंग का वेट कर रहा है। ये ही मीटिंग उसको कहीं ना कहीं रोकेगी, कहीं ना कहीं उसको सहारा देगी। अब सहारा क्यों देगी? क्योंकि देखें जब इनकी लास्ट मीटिंग हुई थी तो उससे पहले क्या था कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक तमाम बैंक्स में वो बैंक था कि जो एक रेट हाइक की और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की जो पॉलिसी है उसमें सबसे पीछे था। एक बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया और एक ये। तो अब भी उन्होंने सिर्फ पिछली मीटिंग में इशारा किया था कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो हमें भी इस साल जो है वो रेट हाइक की बात करनी पड़ेगी। अब क्रिस्टिन लेगार्ड जो उनकी चेयरपर्सन हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंड लिया, तो यूरो के अंदर हमने यूरो USD को 1.12 से 1.15 के करीब जाते हुए देखा है। अगर आप प्रीवियस चार्ट वगैरह को चेक करें तो आप देख सकते हैं कि उस मीटिंग के बाद से यूरो के अंदर एक स्ट्रेंथ आई थी, ठीक हो गया। अब बाद में क्या हुआ है, क्योंकि इस रशिया यूक्रेन का जो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ रहा है वो यूरोपियन मार्केट्स पे आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है? क्योंकि देखें यूरोपियन मार्केट जो है वो पूरी की पूरी डिपेंड करती हैं रशियन एनर्जी के ऊपर। अब वो कट है, ठीक हो गया एक। दूसरा, जब उन्होंने रशियन बैंक्स के ऊपर बैन लगाया है तो आपको पता है कि जब रशियन बैंक्स के साथ ही वो ट्रेड कर रहे हैं, उनका वहाँ पर पैसा इन्वॉल्व है, उनकी ठीक ठाक किस्म की स्टेक और इन्वेस्टमेंट उन बैंक्स में इन्वॉल्व है, जिस वजह से उनके अंदर ना एक पैनिक सी सिचुएशन क्रिएट हुई पड़ी है। और इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने में इस मीटिंग का बहुत बड़ा हाथ है। अगर ये हालात ऐसे के ऐसे ही रहते हैं तो इस मीटिंग की इम्पोर्टेंस यूरो के लिए बहुत बढ़ जाएगी। अब इस मीटिंग में हो क्या सकता है? सबसे पहले तो जो इन्होंने पिछली मीटिंग में स्टैंस लिया था, ये उसके अंदर और अग्रेसिव हो सकते हैं। अग्रेसिव कैसे? कि ये इमीडिएट जो लूज़ मनी मुख्तलिफ क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम्स के थ्रू दे रहे थे। इन्होंने जो प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ था उसको उन्होंने पैंडेमिक एमरजेंसी PEPP प्रोग्राम था, ठीक है। और जो उनका एक नॉर्मल चल रहा है वो एसेट परचेज प्रोग्राम है APP। तो ये उसको इमीडिएट वाइंड डाउन करने का कह सकते हैं। नंबर 1 ये एक हॉकिश बात होगी। दूसरा क्या कह सकते हैं कि जी हम रेट हाइक की बात करेंगे।
रेट हाइक की बात करेंगे और साथ में एक फोरकास्ट कर देते हैं कि जी हम इस साल के अंदर 2 से 3 या 3 से 4 इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम रेट हाइक करेंगे, तो ये भी एक पॉजिटिव बात होनी है। सो यूरो के लिए ये वाली इंपॉर्टेंट मीटिंग है। दोबारा आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड में हमने लास्ट वीक के अंदर एक ठीक ठाक किस्म की बुलिश कैंडल देख ली है, ठीक है, और ये प्योरली जी ये इस सिनेरियो के ऊपर बनी है कि जी रशिया ने वहाँ पर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको इंटैक्ट किया है, ठीक हो गया, और साथ में जो रशियन के उन्होंने स्विफ्ट बैंक से स्विफ्ट सिस्टम से निकाला है उसका इम्पैक्ट आया है। अब हो क्या सकता है यहाँ से, जिन लोगों ने बाय किया है उनसे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर चीज़ें यूक्रेन रशिया के सिनेरियो में नॉर्मल रहती हैं और वो कहते हैं कि नेगोशिएशन चल रही हैं, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट की जर्मन चांसलर के साथ और फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ भी बात हुई है, तो उन्होंने क्लियर कहा है कि हमारा कोई भी इसके ऊपर कब्ज़े का प्रोग्राम नहीं है, ठीक है, और ना ही हम कोई जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें टारगेट कर रहे हैं। हमारा कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, उसको हम अचीव करेंगे और फिर हम पुल आउट कर लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, 1-2 राउंड निगोशिएशन के चल चुके हैं और फर्दर भी डिस्कशंस ऑन गोइंग हैं। वो कोई एक ब्रेक थ्रू कर लेती हैं तो याद रख लें कि इस चीज़ के अंदर जो है इतना ज़्यादा बायर नहीं है जितना ज़्यादा सेलर निकला हुआ है, ठीक है। तो जो ही ये चीज़ नॉर्मलाइज होगी तो फ़ौरन जिन लोगों ने बाय किया है उन्हें नज़र आ जाना है कि दूसरी तरफ यूएस डॉलर तो एक अपनी टाइटनिंग पॉलिसी के बिल्कुल करीब है, वो रेट हाइक करने वाला है। तो डॉलर की स्ट्रेंथ को देखते हुए इसके अंदर जो बाय के लिए लोग बैठे हैं वो अपनी बाय को रिड्यूस करेंगे। तो हमें ये जो इससे प्रीवियस कैंडल है कुछ ऐसा सिनेरियो भी इस अगले वीक में मिल सकता है। ये है एक पॉजिटिव साइड, ठीक हो गया, कि जो गोल्ड गिर सकता है। क्यों गिर सकता है? पीस टॉक्स हो जाएं, कोई ऐसा मुआहदा हो जाए और हालात नॉर्मल हो जाएं और डॉलर की जो उससे अगले वीक में मीटिंग है उसमें हाइक एक्सपेक्टेड है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम इसके अंदर एक रिवर्सल देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरी सिचुएशन कि जी ऐसा नहीं होता। 2 चीज़ें होती हैं ना, मतलब या यस या नो है, या हालात अच्छे हैं या बुरे हैं। तो उसमें क्या हो सकता है? उसमें भी जो ये लेवल्स हैं यहाँ से फिर मार्केट के अंदर कोई किसी तरह की अगर कोई करेक्शन डेवलप होती है तो जो लेवल्स राहिल भाई ने पहले मार्क किए हुए हैं वो तो बहुत तगड़ा लेवल हो जाएगा, जहाँ से मार्केट पहले उठी है 1920 के करीब। लेकिन अभी नहीं लगता कि 1920 के करीब जाएगा। हालात ऐसे रहते हैं तो शायद 1945, 1940-50 के करीब आए और फिर इसका टारगेट जहाँ पर ये राहिल भाई अभी कर्सर लेके जा रहे हैं, यकीनन आपके स्क्रीन पर आ रही होगी, तो अगला टारगेट फिर इसका यही बनता है। हालात ऐसे ही रहते हैं, ठीक हो गया। एक ये है हालात। दूसरी क्या चीज़ होगी? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको यूएस का सीपीआई दिखाया है। यस, सीपीआई एक्सपेक्टेशन को बीट कर जाता है। तो इसका क्या है? हमें पहले भी मालूम है कि जब भी सीपीआई का डाटा तगड़ा आया है तो गोल्ड ऊपर भागा है। इससे पहले भी गोल्ड के अंदर एक मूव बुलिश चल चुकी है और वो सीपीआई की बेस्ड के ऊपर है। सो इन 2 फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना होगा अगर आपने गोल्ड को ट्रेड करना है। जी थैंक यू अब्बास भाई। थोड़ा सा सम अप करते हैं। आपका अब्बास भाई बहुत ज़्यादा शुक्रिया, लेकिन अभी आप हमारे साथ रहिएगा। थोड़ी सी 1-2 चीज़ें हैं, मैं लेवल्स दिखाना चाह रहा हूँ अपने दोस्तों को जो हमने ड्रा किए हैं। तो जो अब्बास भाई ने अभी तक बात की है उसको थोड़ा सम अप करके मैं ज़रा आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी देखें जी, हमारी जो लास्ट मंथ की कैंडल थी जो कि फरवरी का महीना था, उसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था। अगर अभी इस मंथ की बात करें तो वो वॉल्यूम मीट नहीं हुआ अभी तक। वो वॉल्यूम नीचे को भी हो सकता है, वो वॉल्यूम ऊपर को भी जो हमने लेवल निकाला है वहाँ पे भी हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि गोल्ड के अंदर अभी वॉल्यूम बाकी है। सो ये बुलिश कैंडल कंटिन्यू रहेगी तो भी जो है वो हमारे पास अगला लेवल हमारे सामने आ रहा है जो कि 2035 के करीब है। यानी हम वीकली की तरफ चलते हैं और वीकली की तरफ हम इसको मजीद थोड़ा सा देख लेते हैं। वीकली के अंदर आपको नजर आ रहा है कि एक तगड़ी बैरिश कैंडल जो कि बहुत बड़ी बनी थी, उसके बाद ये गिरी, जिसके अब्बास भाई ने जिक्र भी किया। नेक्स्ट कैंडल सेम उसी तरह की रही, लेकिन वो एक टाइप की बुलिश कैंडल बन गई, फुल बुलिश कैंडल। अब 2 सिनेरियो हैं मेरी नज़र में जो अब्बास भाई ने बताया। यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रहा है कि ये फुली एक मारोबूजो कैंडल है। वीक में मारोबूजो कैंडल बनना कोई आम बात नहीं है, ये जो खाला जी का वाड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बनी है। इससे पहले भी मारोबूजो बन चुकी है। अगर हम देखें तो ये
14 जून 2021 को बनी थी मारुबुजो बेरिश की, अभी ये बुलिश की बनी है। तो हमारे पास ये मारुबुजो का जो क्लियर कट मतलब होता है वो ये होता है कि ये जो बुलिश का ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा और बहुत जालिम किस्म का रहेगा। यहाँ एक मिनट के लिए आपको राहिल भाई थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। अगर हम पिछली मारुबुजो को देखें तो उसके बाद प्राइसेस वहां जाके रुक गई, लेकिन देखें प्राइस फौरन रिवर्स नहीं हुई, वहां से उठी, हल्की फुल्की उस कैंडल के मिड तक आई और फिर मार्केट ने एक नीचे शेक आउट दिया। ठीक है, मतलब एक टर्म में शेक आउट क्या होता है कि वो काफ़ी प्राइस नीचे नज़र आती है और फिर वहाँ से रिवर्स हो जाती है। सो इस तरह का बिहेवियर आप यहाँ ऊपर एक अप थ्रस्ट वगैरह कुछ इस तरह का देख सकते हैं कि इस मारुबुजो के बाद क्या है कि मार्केट यहीं ऊपर चर्न करती रहे, मतलब यहाँ 1970 से 1940-50 तक जो बिहेवियर इसने पीछे बनाया है और फिर एक शूट आउट हो 2000 के लेवल को टच करे और उसका क्लोज नीचे हो, ठीक है, तो फिर एक क्या होगा कि जी मार्केट में एक बेरिश मोमेंटम भी कंटिन्यू हो सकता है। जी राहिल भाई। अच्छा, यहाँ पे जो अब्बास भाई ने बताया है मैं उसके साथ टोटली एग्री करता हूँ कि ये ऐसा मूवमेंट है कि सेंटीमेंट जो है वो बन रहे हैं, टूट रहे हैं, फंडामेंटल बन रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जो अपना ट्रेड सेल की ट्रेड लगा के होल्ड करके बैठे हैं और मार्केट एक ही शेकआउट में उनका अकाउंट उड़ा के फिर नीचे आ जाएगी। सेम ये जो पिछली एग्जांपल हमने आपको दिखाई है, मार्केट ने 1680 का जो लो लगाया था वो वापस चला गया था। तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो दूसरी बनने की पॉसिबिलिटी जो अब्बास भाई ने दूसरा सिनेरियो दिखाया था वो ये दिखाया था कि जंग खत्म हो जाती है फौरन और वो फौरन ही ऐलान कर देते हैं कि हम अपने फौजी निकाल रहे हैं, हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं वगैरह वगैरह, जो भी वाइंड अप होता है। तो सेम एज इट इज आपको एक और मारुबुजो मिलेगी, सेम वो होगी बेरिश मारुबुजो। इसको हम यहाँ पे 2-3 किस्म के पैटर्न स्टैंड करेंगे, वो पैटर्न बड़े तगड़े होंगे और मार्केट को बहुत नीचे तक लेके जाने में हेल्प आउट करेंगे। इवन वो अगले चंद वीक्स में आप उसको दोबारा 1680 पे भी देख सकते हैं या 1780 पे ट्रेड होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें। अगर मैं वीक की बात करूं तो वीक को थोड़ा वाइंड अप करते हैं हम। तो अगले वीक अगर तो जंग सॉर्ट आउट होती नजर आती है तो आपको तगड़ी बेरिश मूव भी दिख सकती है, लेकिन अगर वो बुलिश ही आती है तो वो अगेन मार्केट जो है वो हमें अगले लेवल पर जाती हुई नजर आ रही है। एनी हो, यहाँ पे डेली पे आते हैं हम जी। डेली पे हमारा जो चार्ट है, हमारा जो टेक प्रॉफिट है उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और जो मार्केट के अंदर जो 2000 का लेवल है उसको मीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने ट्रेड ली थी और प्रॉफिट में है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उसको हाफली या पार्शियली क्लोज कर दें और जो स्टॉप लॉस है ब्रेक इवन पे कर दें। अब आपका स्टॉप लॉस वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अब्बास भाई एंड जो जितने भी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस वो ये कह रहे हैं कि मार्केट किसी भी टाइम अब रिवर्स हो सकती है और अगर ये होती है तो आप बहुत बुरे फंस जाओगे। तो स्टॉप लॉस आपका ब्रेक इवन पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब्बास भाई मुझे जो लग रहा है कि मार्केट अगर गैप के साथ ओपन होती है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले अब्बास भाई की राय लेते हैं, क्योंकि आज के एक्सपर्ट हमारे अब्बास भाई हमें बताएं कि अगर मार्केट गैप के साथ ओपन हो सकती है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अगर गैप की सूरत में ओपन होती है। देखें, अभी आज सैटरडे है, कल संडे है। आज और कल की डेवलपमेंट रशियन यूक्रेन सिनेरियो में अगर उसमें कुछ हमें और बैड न्यूज़ मिलती हैं, कुछ चीज़ें स्वेयर हो जाती हैं, उधर से नेटो, यूएस और यूक्रेन जो हैं वो किसी स्टैंड पे डट जाते हैं और दूसरी तरफ जो रशियन गवर्नमेंट है वो भी कोई तगड़ा स्टैंड ले लेती है, मतलब कोई ब्रेक थ्रू होता नज़र नहीं आता, तो फिर हमें गैप मिलेगा। अब गैप को ट्रेड करने की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं। मार्केट जब गैप से ओपन होती है तो उसी दिन के अंदर मार्केट कोशिश करती है कि उस गैप को कवर्ड करे। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग ट्रेड में नहीं हैं और मार्केट आपको गैप से मिलती है तो देखें कि वो प्रीवियस हाई कहाँ पर है। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे ना तो जो मार्केट ने 20, 50 या 30 के करीब बनाया और ये अगर 20 के लेवल को टच करती है, क्योंकि जो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल बैरियर है वो 2000 का है, 2000 के करीब से जाती है तो वहाँ से एक दफ़ा क्या होगा कि जिन लोगों ने टारगेट सेट किया हुआ है वो अपनी पोजीशंस को क्लोज करते हैं और कुछ वहाँ पे लिमिट ऑर्डर शॉर्ट के भी हो सकते हैं। तो वो एक शॉर्ट डेवलप होकर दोबारा 1960-70 के रेंज में आ सकती है। तो ऐसे में उस प्रॉफिट को बुक करें
और फिर दोबारा से जो सिचुएशन अगर वैसी की वैसी रहती है तो दोबारा बाय देखने की कोशिश करें। ग्रेट, दैट्स अ वेरी ग्रेट, ऑसम, थैंक यू वेरी मच किरण। तो यहाँ पे हमें ये नजर आ रहा है कि अगर मार्केट गैप के साथ ओपन होती है, हालात को देखते हुए हम इंट्राडे ट्रेडिंग करके विद मिनिमम स्टॉप लॉस हम सेल कर सकते हैं। गैप फिल होगा, दोबारा से बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इट्स अ वेरी क्विक रैप अप किया है। ऐड करना चाहूँगा, देखिए इन हालात में कोई भी ट्रेड अगर आप स्टॉप लॉस के बगैर करेंगे ना तो आप समझ लें अपने आप को ना, वो मतलब एक एग्जांपल बड़ी अजीब से हो जाती है, आपने अपने आप को समझ लें कि एक तेज़ खंजर के ऊपर रख रहे हैं, ठीक है ना, तो वो नुकसानदेह हो सकती है। क्योंकि देखें हमें नहीं मालूम कि यार कल को क्या होना है। हम में से कोई बंदा भी जियोपॉलिटिकल चीज़ों को इतना नहीं समझता है, ठीक हो गया। प्लस इस वॉर के ऊपर बड़े डिफरेंट तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। सो ऐसे खामखा अपने अकाउंट को रिस्क पे ना लगाएं। इन हालात में कोई भी ट्रेड है ना तो वो जब तक आपके सामने चल रही है कोशिश करें टर्मिनल के सामने रहें या उसको प्रॉपर कवर के साथ करें। उठने से पहले स्टॉप लॉस, ब्रेक इवन जो भी करना है आप करो। अच्छा जी, तो हमें H1 में जो स्कैल्पर्स नजर आता है उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि अगर गैप के साथ ओपन होती है तो वो स्कैल्पिंग कर सकते हैं बेरिश साइड पे अनटिल अनलेस कि गैप फिल ना हो जाए, और जो फिर उसके बाद बाइंग की ही स्कैल्पिंग जारी रखें अनटिल अनलेस कि आपको सुलह की कोई खबर नहीं मिल जाती। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मैं इसको रैप अप करना चाह रहा हूँ, वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले अब्बास भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ये वीडियो, इसके बारे में आपने कमेंट में राय बतानी है कि अब्बास भाई के एनालिसिस आपको कैसे लगे, और क्या अब्बास भाई को आप दोबारा हमारे YouTube चैनल फॉरेक्स उस्ताद पे आप सुनना चाहेंगे या नहीं, या अगर आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, तो हम इंशाल्लाह अब्बास भाई जैसे और भी एनालिस्ट को अपने साथ जोड़ सकते हैं हर वीकली एनालिसिस के लिए। अगर आप फरमाइश करेंगे तो मैं अब्बास भाई के गोडे गिड्डे भी पकड़ लूँगा कि हर हफ्ते सानू ज्वाइन करो, यानी कि वो लाइव ले लिए करेंगे हम। तो ये आप पे है, आप कमेंट में अपनी राय बताओ, वीडियो को लाइक ठोको, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अपनी दुआ में अब्बास भाई और मुझे याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।